हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। और इस टाइम हम लोग बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें हम लोग फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, सिस्टम ऑफ रोटेशनल पार्टिकल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन चैप्टर्स के जितने भी कॉन्क्रीट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें हम लोग बेटा सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप लोग पेन और पेंसिल नोटबुक लेके बैठ जाइए, हमारे 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पता चले कि हमारे पास कितना फाउंडेशन है, हमारे पास कितना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, और उसके बाद हमारे साथ उसको सिंक्रोनाइज कीजिए। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। और फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following correctly describe an isolated system thermodynamics। तो थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग जनरल लाइफ में बात करते हैं कि आइसोलेट हो जाइए, मतलब सारी चीजों से आप अलग हो जाइए, ठीक है ना। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि हमारा किसी से लेना देना नहीं है, कि हम एक रूम में आकर के एकदम बंद हो गए, ना तो हम हीट को ले रहे हैं ना ही हीट को दे रहे हैं। आइसोलेट हो गए मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसमें हम लोग ऑप्शंस को उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। इट अलाउज बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर विद द सराउंडिंग। इसमें ये क्या करता है, ये दोनों को मास और एनर्जी, क्या है हमारे पास, मास और एनर्जी दोनों को सिस्टम के साथ क्या करता है, शेयर करता है। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है आइसोलेट सिस्टम के लिए? क्या है, इट अलाउज एनर्जी ट्रांसफर बट नॉट मास ट्रांसफर विद द सराउंडिंग। ये मास को ट्रांसफर कर सकता है लेकिन किसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, एनर्जी को। क्लियर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इट अलाउज मास ट्रांसफर बट नॉट एनर्जी ट्रांसफर विद द सराउंडिंग। मास को ट्रांसफर कर सकता है लेकिन एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। और यहां पर क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है बट मास को ट्रांसफर नहीं कर रहा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जो बिल्कुल अलग थलग है, पूरे सिस्टम से क्या एकदम अलग है। तो यहां पर बेटा जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, इट अलाउज नाइदर मास और नॉर एनर्जी ट्रांसफर विद द सराउंडिंग। ना तो यहां पर मास चेंज होना चाहिए, किसी से एक्सचेंज होना है, और ना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम विच डू नॉट शेयर्स चेंज द मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, which of the following is an intensive property of a thermodynamic system। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, एक बार हम उनको देख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती है, एक्सटेंसिव, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो देखो बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जिसमें कोई सिस्टम, कोई टर्म हमारा किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द मास, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी। ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि सिस्टम का नेचर क्या है। ये केवल किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या एग्जांपल आ सकता है, मास है और क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इस रूम में या फिर किसी वेसल में, किसी बर्तन में हम वाटर को लें तो वो क्या करेगा, किस तरह का बर्तन, उसके नेचर पर थोड़ी ना डिपेंड करेगा कि आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, या किसी और चीज का बना हुआ है ना। तो वॉल्यूम इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जिसमें किस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास मास और वॉल्यूम हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो ये जो हो गई हमारी, ये क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इन द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करिए बेटा, डिपेंड करती है नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर आप यूज कर रहे हैं उसका जो नेचर है वो किस तरह का है, मतलब आयरन है, स्टील है, इस बार इस चीज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। दूसरा इंडिपेंडेंट किस पे हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बेटा किस पे हो जाएगा, क्वांटिटी पे। इस बार ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह में हम लोग इस तरह के एक्सटेंसिव
में किस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सटेंसिव में क्या देखा, द when the terms or the system depends on the quantity and does not depends on the nature of the material, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। और इंटेंसिव में क्या होगा, जब नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, स्टील का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, बट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, 1 kg है, 20 kg है, 30 kg है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में किसको लेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो एक सा एग्जांपल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो यहां पे हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास। तो वॉल्यूम और मास तो नहीं हो सकते, ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास एकदम क्लियर ऑप्शन दे रखा है, दैट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज द एग्जांपल, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। टेम्परेचर इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, जो नेचर पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, क्या हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन के साथ, जो सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। टेम्परेचर किस तरह के सिस्टम में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, बहुत छोटे क्लासेस से हम लोगों ने इनको डिस्कस किया। आइसोथर्मल मतलब आइसोलेट कर लिया, टेम्परेचर से हमने आइसोलेट कर लिया, ना ही हम हीट दे रहे हैं ना ही हीट को ले रहे हैं। तो जहां पर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द टेम्परेचर विल कांस्टेंट, यहां पर टेम्परेचर बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एडियाबैटिक, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, यहां पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है ना बेटा, यहां पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आइसोवेरिक प्रोसेस में, आइसोवेरिक प्रोसेस हमारे पास बेटा क्या हो गई, इसमें क्या रहेगा, जैसे वेरिक से यहां से समझिए, ये क्या है वेरिक, वेरिक में क्या होता है, बैरोमीटर, जिससे हम लोग किसको मेजर करते हैं, प्रेशर को। तो बैरोमीटर यहां से समझ सकते हैं ये किससे क्वांटिटी रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, जिसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, प्रेशर। बैरोमीटर को हम लोगों ने पीछे जो चैप्टर पर रखे हैं उनमें कई बार डिस्कस किया है कि बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। और आइसोकोरिक में क्या रहेगा, आइसोकोरिक जो प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक में क्या रहता है बेटा, वॉल्यूम हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऐसे पूछा गया टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे क्या पूछा गया बेटा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमने किस में डिस्कस किया, कांस्टेंट रहता है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेटा डिस्कस कर लेते हैं, क्या आता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज फंडामेंटली अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जितनी हमने किसी सिस्टम को एनर्जी दी, एक बार ठीक से समझिएगा। जैसे ये हमने किसी वेसल में वाटर को कंसीडर किया, ये मान लो क्या है हमारे पास, वाटर है, हमने इसको हीट प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया। क्या प्रोवाइड कराना है बेटा, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा जितनी हम हीट देते हैं वो किन किन चीजों में खर्च होती है। एक तो पहले देखा होगा वाटर में, बॉटम साइड में क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, इधर नीचे वाले वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। डेंसिटी बेटा क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। तो ये वाला वाटर, नीचे वाला वाटर क्या करता है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। क्या करेगा,
नीचे वाटर जिसकी डेंसिटी कम हो चुकी है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, और हाई डेंसिटी का वाटर क्या करेगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर देखो जो हमने इसको हीट दी है वो इसको क्या कर रहा है, पहले इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, पहले किसको इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, जब इसका टेम्परेचर बहुत हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, लेट कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, वेपोराइजेशन करने लगेगा। ये क्या करने का लगेगा, वेपोराइज होने लगेगा, वाष्पीकरण इसमें एक प्रोसेस आ जाएगी जिससे क्या करने लगेगा, वाष्पीकृत होकर के धीरे धीरे वाटर स्टीम के फॉर्म में बाहर जाने लगेगा। तो यानी जो हम हीट दे रहे हैं वो दोनों, जो हमने इसको हीट टोटल दी, कितनी हीट दी, मान लो डेल्टा क्यू हीट दी, वो किसमें खर्च हो रही है, पहले तो इसका टेम्परेचर बना रहा है, पहले इसको किसमें खर्च हो रहा है, टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो रही है। तो डेल्टा यू प्लस किसमें खर्च हो रहा है, वर्क डन में, प्लस किसमें खर्च हो रहा है, डेल्टा डब्ल्यू में। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब किसी सिस्टम को टोटल जो हम लोग हीट देते हैं वो किसमें किसमें खर्च हो जाती है, इसकी इंटरनल एनर्जी में, और किसमें खर्च हो जाती है, वर्क डन में। तो टोटल जो एनर्जी किसी सिस्टम को दी जाती है थर्मोडायनेमिक्स में, वो दो कंपोनेंट्स में खर्च हो जाती है। एक क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, दूसरा क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज फंडामेंटली अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ, तो अब ये किसका कंजर्वेशन, अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमने एनर्जी टोटल दे दी और वो एनर्जी वैनिश होगी, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, है ना। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बेटा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे पास, फॉर अ क्लोज सिस्टम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज गिवन बाय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जो टोटल हम लोग एनर्जी देते हैं, टोटल हीट गिवन टू अ सिस्टम, जो टोटल सिस्टम को हीट दी गई है वो किन चीजों में खर्च हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी में खर्च हो रही है, प्लस किस में खर्च हो रही है, वर्क डन में। अब पूछा क्या क्या है कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो बेटा, जो ये क्वांटिटी प्लस है इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा क्यू माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। यानी डेल्टा यू जो होगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का क्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू हो सकता है। अगर हम माइनस साइन लेंगे इसमें, ठीक है ना, तब तो हो सकता था, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना है, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्या है हमारे पास, क्यू माइनस डब्ल्यू, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू भी नहीं हो सकता है। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस कितना आ रहा है, W आ रहा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई इतनी बात, समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए क्या है, कैसा है, ट्रू है। तो क्या है, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड एंड टू अ हॉट एंड स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, जो टोटल हीट गिवन है वो किसको इंडिकेट कर रही है कि टोटल एनर्जी कहां कहां हीट खर्च हो रही है, जो आपने एनर्जी दी है वो किन किन जगह पे खर्च हो रही है। एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा वर्क डन में खर्च हो रही है। तो ये डायरेक्शन को तो इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि हीट भैया सिस्टम से आ रही है सिस्टम से जा रही है, ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस तो है नहीं। ये वो मैंने एग्जांपल दिया था, आप उसमें मत जाइएगा कि डेंसिटी का चेंज हो रहा है कि वाटर जा रहा है ऊपर, ये लेकिन हीट जो हम दे रहे हैं वो आप ऐसे उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि हीट इंटरनल एनर्जी अब देखो इस डायरेक्शन में नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड एंड टू अ हॉट एंड स्पॉन्टेनियसली। देखो अब नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लें, इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकती है क्योंकि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इट डिटरमाइंस द फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, फीजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस को भी ये क्या कर सकता है, डिटरमाइन नहीं करता है। इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लोज, ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि आपने हीट को दिया तो एकदम नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जा रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेटा डिस्कस कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा एंथैल्पी होती एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। तो इन जो हमारे पास एंथैल्पी है वो है क्या, एंथैल्पी क्या होता है बेटा कि कितनी हीट इनटेक हुई, हीट इज इनटेकन, और ठीक है कितनी इनटेक की और कितनी बाहर निकाली एट ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर क्या रहना चाहिए हमारे पास कांस्टेंट, तब उस कंडीशन में अब इसमें क्या होना चाहिए, चलते क्या रहना चाहिए, ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तब हीट कितनी एब्जॉर्ब की गई और कितनी रिलीज की गई, हीट कितनी एब्जॉर्ब की गई और कितनी हीट क्या की गई, रिलीज की गई, कितनी रिलीज की गई या फिर कितनी एब्जॉर्ब की गई है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एंथैल्पी बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ पा रहे बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना, जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है फिर रिलीज की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी बोलते हैं। और इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V। ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारे पास, H इज इक्वल टू U प्लस PV। PV इज द करेक्ट ऑप्शन, U प्लस PV। तो राइट ऑप्शन जो इसमें आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो ना, सब बहुत इजी है बेटा, एकदम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगना है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या देखा, डेल्टा H या फिर H इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V, ठीक है। एंथैल्पी क्या है, प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या है, हीट कितनी एब्जॉर्ब की, कितनी हीट एब्जॉर्ब की और कितनी हीट क्या की, रिलीज की, कितनी हीट क्या की, रिलीज की, कितनी हीट क्या की, रिलीज की। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या होता है, एंथैल्पी, ठीक है। तो डेल्टा H हमारा कितना हो जाएगा, U प्लस PV हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सी चीज अकर करती है, एंथैल्पी। क्या क्या अकर करती है हमारे पास, एंट्रोपी पे तो नहीं हो सकता, एंथैल्पी क्या अकर करता है, एंथैल्पी, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हीट कितना एब्जॉर्ब किया और कितना रिलीज किया, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी तो नहीं हो सकता है। द वर्क डन बाय द सिस्टम, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज नॉट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम, किसी सिस्टम ने कितनी हीट रिलीज की और कितनी एब्जॉर्ब की एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर लेंगे, ये हमारे साथ ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर डिसिपेटिव फोर्सेस, ये नहीं हो सकता क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जहां से हम लोग स्टार्ट हुए फिर से रिवर्सिबल, जनरल क्या है, रिवर्सिबल क्या है,
मैं यहां तक गया और फिर से यहीं पे आ गया, यही तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो अब देखो यहां पर ये हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन गिवन है, द प्रेशर ऑफ द फ्रिक्शन एंड अदर डिसिपेटिव फोर्सेस, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल चेंज, यूनिडायरेक्शनल चेंज हीट में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो यानी ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब फाइनाइट डिपार्चर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो फाइनाइट डिपार्चर मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में किसी इक्विलिब्रियम से डिपार्चर भी पॉसिबल नहीं है। इट इज द एबिलिटी टू रिटर्न बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू द ओरिजिनल स्टेट विद नो नेट चेंज, किसी चेंज ना होने पर भी सिस्टम जहां से स्टार्ट हुआ था फिर से वहीं पर आ जाए। साइक्लिक प्रोसेस को आपने देखा होगा, हम लोग यहां से इस तरह की साइक्लिक प्रोसेस बनाते थे, प्रेशर और वॉल्यूम जब हमारा चेंज होता था तो यहां पर हम लोग क्या लेते थे, ये एक्सपेंशन को लेते थे, ये इसको किससे डिनोट करते थे, एक्सपेंशन से, और इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते थे, कंप्रेशन से, इसको किससे डिनोट करते थे, कंप्रेशन से। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता था, जहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ फिर से सिस्टम वहीं पे आ जाए। सो इट इज द एबिलिटी टू रिटर्न बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स विद नो नेट चेंज, इनमें भी कोई भी नेट चेंज, कोई रिजल्टेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बेटा आ जाएगा डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे साथ ही करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके समझ चुके हैं लगभग, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो एंट्रोपी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर ऑफ, एंट्रोपी को क्या करता है, एंट्रोपी को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने घरों में या फिर कई फंक्शंस में जाते हैं तो क्या होता है, हमको सब चीजें एक मैनर में मिलती हैं, ठीक है, और दूसरा हम किसी हॉस्टल में किसी अपने फ्रेंड के यहाँ चले जाते हैं, सारी चीजें क्या मिलती हैं, एकदम बिखरी मिलती हैं, है ना। तो वहां पे जहां पे सारी चीजें डिसऑर्डर्ड है, मतलब कहीं पे कोई चीज पड़ी, बुक्स कहीं पे पड़ी हैं, ठीक है ना, बाकी सारा मटेरियल कहीं पे पड़ा हुआ है, तो वहां पर एंट्रोपी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझिएगा बात को, जहां पे सब चीजें मतलब किसी भी ऑर्डर में नहीं प्लेस हैं, सब कैसी हैं, इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो वहां पर जो एंट्रोपी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। और जहां पर सारी चीजें वेल मैनर्ड है, सारी चीजें एक सिस्टम में लगी हुई हैं, सिस्टम से रखी हुई हैं, वहां पर एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये देखते हैं यहां पर एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी को हम लोग इस तरह से डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इस तरह के फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एंट्रोपी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड है, ये बेटा रिलेटेड है आपका डिसऑर्डर से। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एंट्रोपी क्या कर सकती है, इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, रिमेन कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ में क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जो एंट्रोपी होगी सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसमें हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ में क्या होता है कि कोई भी ऐसा आइडियल इंजन नहीं बना है जिसमें हम जितना इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए। पढ़ा होगा आपने कैल्विन और क्लासियस, वो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू इंडिकेशन ये ले लेते हैं कि जो आइडियल इंजन होते हैं, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आप किसी सिस्टम को कुछ इनपुट देते हैं तो आप 100% उससे आउटपुट नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एंट्रोपी सेकेंड लॉ के लिए हुआ, एंट्रोपी में क्या होगा, डिसऑर्डर, डिसमैनर्ड चीजें सब बिखरी हुई पड़ी हैं। तो वहां पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज, इट विल, एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज दैट। ठीक है, क्लासियस और कैल्विन नाम के दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ड्राइव किया, उसमें क्लासियस पे बात की गई है। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज डिक्रीजेस, ऐसा नहीं हो सकता है। All heat can be conserved into work in a cyclic process. The work को as a all heat cannot be converted into the, मतलब 100% आउटपुट नहीं हो सकता है बेटा। It is impossible to transfer heat from low temperature
बॉडी टू अ हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क, है ना। ये कुछ बिल्कुल एकदम सही बात लग रही है कि लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर में, इट इज इम्पॉसिबल, ये एकदम इम्पॉसिबल है कि हम किसी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर कर दें। मतलब हाई टेम्परेचर से तो आपने एक पानी को गर्म कर लिया, है ना, और ठंडे पानी में मिला दिया तो वो भी क्या करेगा, ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी का टेम्परेचर बहुत कम है और वो दूसरी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दे, बढ़ा दे, है ना। तो ऐसी बात होगी कि मतलब मैंने बर्फ को रखा, किसी एक चाय में बर्फ को डाल दिया और चाय क्या हो गई, और गर्म हो गई, है ना। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ये तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये यही डिफाइन करता है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू अ हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क इनपुट। तो सी जो होगा हमारे पास वो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, अब इसमें थर्ड लॉ तो गिवन ही है, देखो, द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, द एंट्रोपी और अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, ये बेटा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो एंट्रोपी है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन था वो कितना था, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइंड बाय द इक्वेशन। देखो गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, मतलब अगर किसी सिस्टम ने कितना वर्क डन किया, ये क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द वर्क डन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, किसी भी सिस्टम ने कितना वर्क डन किया एट कांस्टेंट, किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या है, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये ठीक है, तब हम लोग क्या मेजर करते हैं, मेजर क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का जो मेजरमेंट है क्या है, एक्सक्लूडिंग, इसमें क्या चीज, एक चीज एक्सक्लूड करनी पड़ेगी आपको, क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो एक्सपेंशन हुआ उसको एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्क डन कितना हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, गिब्स एनर्जी आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी, गिब्स एनर्जी आ जाएगी। और गिब्स एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या है, G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी के लिए साइंटिस्ट ने जो एक्सप्रेशन दिया H माइनस कितना हो जाएगा, T इंटू S हो जाएगा। गिब्स एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, H माइनस TS हो जाएगा बेटा। तो ये क्या है, इट इज द measure of amount of work done during the constant temperature and pressure excluding expansion। expansion कितना हो गया उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। क्लियर। देखो बेटा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी पे हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिनपे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत डिटेल्ड में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उनको आसानी से पहुंच सकें और आपको भी अपडेटेड वीडियोस आसानी से मिल सकें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू H माइनस का TS। जो गिब्स एनर्जी है वो किसको डिफाइन, जो उसकी इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, H माइनस TS आ जाएगी। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं क्या है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द चेंज गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। डेल्टा जी का अभी हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन देखा, H माइनस का TS। अब इसमें क्या बोला गया है, चेंज फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या रखना है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि गिब्स एनर्जी में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट दिया गया है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। क्या बोला गया है, प्रेशर भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई साहब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंजेस होंगे वो क्या करेंगे, इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, पॉजिटिव, जीरो और क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अगर इसमें टेम्परेचर और प्रेशर में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे,
तो ये हमारी जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो बेटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वैसे भी इस क्वांटिटी को अगर हम बहुत ज्यादा कर देंगे, इसको डिक्रीज कर दें, इसको ज्यादा कर दें, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा कैसा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, समझ पा रहे होंगे बात को। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं सारे। आप एक बार कॉन्सेप्ट को एक दो क्वेश्चंस को देख लेंगे, उसके बाद भी आसानी से बाकी को क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो which thermodynamic potential is most useful for spontaneity prediction, constant temperature and volume? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, टेम्परेचर, द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्शन एट, स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्शन को हम किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो थर्मोडायनेमिक में पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो एंट्रोपी को तो हम लोग जानते हैं, एंट्रोपी क्या है, इट इज द डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ द एनर्जी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, और इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एंथैल्पी हम लोग जानते हैं, जो एंथैल्पी हम लोगों ने लिया था H इज इक्वल टू कितना था, U प्लस P इंटू V था। ये एंथैल्पी क्या था, ये हमारे पास क्या था कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और कितनी हीट रिलीज करते हैं, कैसे, एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल इक्वेशंस, और जो प्रोसेस होती है हमारी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को G इज इक्वल टू H माइनस कितना हमने लिया था, TS लिया था। तो ये तीनों ही इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके थे, और इसमें हमने कहीं पर भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की बात नहीं की थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तो हमारे एक सारे पढ़े हुए ही थे, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, A process that occurs without any external intervention is called, जिसमें कोई भी बाहरी डिस्टरबेंस नहीं हो, जो स्पॉन्टेनियसली एक यूनिफॉर्म प्रोसेस में चल रहा है वो उसी फॉर्म में चलता रहे, तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रिवर्सिबल में क्या होता है, जहां से सिस्टम और सराउंडिंग स्टार्ट हुआ वहीं पर फिर से आ जाए। इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है, मतलब एकदम बैलेंस कंडीशन में कोई सिस्टम या फिर सराउंडिंग रहे। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि ये किससे रिलेटेड थे, हमारे कैल्विन और क्लैसियस में हम लोगों ने इनको भी डिस्कस किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा आ जाता है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का कोई भी एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज ये होना नहीं चाहिए। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वो प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगी। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीट। हीट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन हमने लगा लिया इसको ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। बहुत बेसिक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन कंसिस्टेंट रहता है, कौन जुड़ा रहता है जब तक कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है। अब देखो बेटा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जिनमें हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। तो इसमें देखते हैं बेटा, देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद द सिस्टम। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट वो टर्म है जिसमें क्या होता है, जो टर्म जो हमारा सिस्टम क्या करे, टाइम के साथ या फिर डिस्टेंस के साथ क्या होता है, चेंज होता है। ग्रेडियंट उस चीज के साथ लगाते हैं जो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो देयर इज अ अनबैलेंस फोर्सेस विद इन द सिस्टम, जिसमें फोर्सेस कैसे हो, अनबैलेंस्ड हो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो ऐसा तो नहीं है, ये भी देखो टेम्परेचर भी वेरिंग दिखा रहा है, उसमें क्या है, फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द सिस्टम अंडरगोज स्पॉन्टेनियस चेंजेस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो, विदाउट डिस्टर्बेंस जो प्रोसेस हो। द सिस्टम मेंटेन्स थर्मल, मैकेनिकल फेज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन में हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हीट एंड वर्क आर कंसीडर्ड टू बी, ये कैसे फंक्शंस हैं? इंटेंसिव को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटेंसिव क्या होते हैं? जो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर पे डिपेंड करते हैं और मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये नेचर पे क्या करते हैं? नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मैटर किस पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल हमने कौन सा लिया था बेटा? जल्दी से बताएंगे, कौन सा एग्जांपल लिया था? टेम्परेचर लिया था हम लोगों ने एग्जांपल। ठीक है, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट मतलब किस स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में, या फिर गैसियस में है? तो वर्क और एनर्जी स्टेट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नहीं, एक्सटेंसिव में क्या आ गया? मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, जो किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे। ये किस पे डिपेंड करेंगे? क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाएंगे बेटा, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे। और किस पे डिपेंड नहीं करेंगे? इंडिपेंडेंट किस पे हो जाएंगे? नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मैटर। तो इसमें देखो राइट ऑप्शन एकदम हमारे पास आ गया। क्या होना चाहिए? पाथ फंक्शन। तो हीट और जो हमारा वर्क है वो कैसे बेटा है? वो हमारे पाथ फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग करने जा रहे हैं, वो है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टैब्लिशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ। अरे ये तो भैया खुद भी कर सकते हो, ये तो बहुत ही इजी है, ये हमने बेसिक क्लासेस में बहुत पढ़ा और रटा है। देखो तीन सिस्टम्स हम लोग ले लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? ए और क्या है? बी है, और ये सिस्टम क्या है? सी। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर ए कैसे है? सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इसका भी टेम्परेचर 20 है और इसका भी टेम्परेचर कितना है? 20 है। ठीक है, और अगर बी भी इससे सी से कैसा है? थर्मली इक्विलिब्रियम पे है, इसका भी टेम्परेचर कितना है? 20 है। तो बोला गया ए और बी भी क्या होंगे? थर्मली इक्विलिब्रियम होंगे, एक दूसरे से कैसे होंगे? थर्मली इक्वल होंगे। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है? द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टैब्लिशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसको? किसके लॉ को डिफाइन कर रहा है? ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। क्या हमने कंपेयर किया? इसका टेम्परेचर। क्या कंपेयर किया? टेम्परेचर। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर। इतनी बात समझ पा रहे होंगे ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ साइक्लिक प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम, साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम क्या करता है? अंडरगोज नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी से हमारा कोई लेना देना इसमें नहीं है। मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या है? चेंज क्या करते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर तो रखते हैं, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर गोइंग सेवरल प्रोसेस। ये क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? सेवरल प्रोसेस में जाने के बाद, मींस एक्सपेंशन होने के बाद और फिर कंप्रेशन होने के बाद फिर से क्या करते हैं? उसी प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग फिर से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, एक्सचेंज नो एनर्जी विद द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सेवरल प्रोसेस। तो हमारा क्या हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस इन which the system क्या करता है? रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सेवरल प्रोसेस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा इसमें क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम आइसोकोरिक के लिए हम लोगों ने क्या लिया था? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है? इसमें वॉल्यूम बेटा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, आइसोबैरिक बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या रहता है? कांस्टेंट। एक सेकंड में फटाफट जल्दी से बताएंगे। आइसोबैरिक में क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? इसमें बेटा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, बैरोमीटर। आइसोबैरिक मतलब बैरोमीटर क्या मेजर करता है? प्रेशर मेजर करता है। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, देखो इसमें क्रॉस लगा दिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वो कैसे होती है? जब वॉल्यूम क्या होना चाहिए? हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेटा हमारे पास है, द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज फंडामेंटली लिमिटेड बाय, किससे इफिशियंसी मेजर करते हैं किसी भी इंजन का? इंजन में हम लोगों ने देखा किससे हम लोग डिफाइन करते हैं मैक्सिमम आइडियल इंजन को? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और जिसमें हम लोग हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन को पढ़ते हैं।
तो कोई भी ऐसा आइडियल इंजन नहीं है जिसमें जितना इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए। तो ये किसको लिमिट, जो ये किसके अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटेड हो जाता है? इट इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं हम लोग। द चेंज इन एंथैल्पी हेल्प्स डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए ही एंथैल्पी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसी से हम लोग एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें से कौन सा लीड कर रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस को? तो प्रोसेस अकरिंग एट इक्विलिब्रियम, तो ऐसा है ही नहीं। तो एंथैल्पी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन एंड डिसिपेटिव फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस और फ्रिक्शन का यहां पर कोई भी गैसेस में लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन द सिस्टम, बहुत ही कम चेंज, या फिर स्पॉन्टेनियस चेंजेस विद इन द सिस्टम और द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के बीच में क्या सिस्टम में चेंजेस हुए, दो स्पॉन्टेनियस क्या चेंजेस हुए विद इन द सिस्टम और सराउंडिंग, दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस को क्या करता है, लीड करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फिजिक्स की सीरीज में हम लोग आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उस पे जितने भी हर कॉन्सेप्ट पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।